हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है सीएचएसएल के लिए। इसका टायर 1 का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और इसकी एक शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक शिफ्ट की ऑलरेडी मेरे द्वारा एनालिसिस कर दी गई थी। इस वीडियो में हम लोग जो शिफ्ट 2 कंप्लीट हो चुकी है उसमें जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वन लाइनर की फॉर्म में। जो भी डेटा मुझे मिला है वो सारा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 25 क्वेश्चन जीके के पूछे गए हैं, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का, जो आराम बाग है, आराम बाग वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर। जो आराम बाग बनवाया गया था, यही पूछा आप लोगों से, वो किस मुगल एम्परर के द्वारा कहाँ पर बनवाया गया था और किसने बनवाया था। तो इसका उत्तर होता है आप लोगों का बाबर ने बनवाया था। और ये जो आराम बाग है वाज ओरिजिनेटेड बाय द मुगल एम्पायर इन 1528। आप लोग ईयर भी याद रख सकते हो कि इसको कब बनवाया गया था, 1528 में बनवाया गया था। अब बाबर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। जो मुगल डायनेस्टी है उसका फाउंडर किसको बोला जाता है? बाबर को बोला जाता है। बाबर ने कब से कब तक रूल किया था? तो 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर ने रूल किया था। इन आगरा बाबर डेड, बाबर की डेड कहाँ पर हुआ था? तो आगरा में हुआ था। वह सक्सेडेड बाय द हुमायूं। और बाबर के बाद कौन रूल करता है? तो हुमायूं रूल करते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है ही रोट द बाबरनामा। दो मुगल एम्परर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है। एक तो बाबर है, दूसरे जहांगीर है। बाबर और जहांगीर, बाबर ने जो जो आत्मकथा जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसका नाम था बाबरनामा। और ये किस लैंग्वेज में लिखी थी? तो चगताई तर्किश। तो चगताई तर्किश जो थी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसी में इन्होंने लिखी थी। इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू द पर्सियन। और इसको पर्सियन में किसने ट्रांसलेट किया था? तो भाई इन ड्यूरिंग द रेन ऑफ द हिज ग्रैंडसन एम्परर ऑफ अकबर के टाइम पर इसको पर्सियन में ट्रांसलेटेड किया गया था। कौन सी? बाबरनामा को। मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबरनामा। और बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा सकता है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हुमायूं नामा किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी हुमायूं नामा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हाई कोर्ट इशू रिट अंडर विच आर्टिकल। जो हमारा हाई कोर्ट होता है तो वो किस आर्टिकल के अंडर में रिट इशू करता है? तो आर्टिकल 226 इसका करेक्ट होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 के बीच में क्या आता है? तो इनमें आता है यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 5 से 11 के में क्या मेंशन है? तो इसमें सिटीजनशिप मेंशन है, जो हमने यूएसए से ली है। किससे लिए सिटीजनशिप? हमने ली है यूके से, यूके ब्रिटेन से। जो सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये हमने ब्रिटेन से ली है। यूएसए में हमारी क्या है? डबल सिटीजनशिप है। तो हमने किससे लिए? यूके, ब्रिटेन से ली है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 13 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट है। और ये जो फंडामेंटल राइट है यहाँ का कहाँ से लिए? हमने किस कंट्री से बोरो किए हैं? यूएसए से बोरो किए हैं। आर्टिकल 36 से 91 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, ये हमने आयरलैंड से बोरो किए हैं। आर्टिकल 51A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटी आती है, ये हमने यूएसएसआर से बोरो की है। आर्टिकल 52 से लेकर के 62 के बीच में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। 75 एंड 78 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 76 में क्या आते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। आर्टिकल 167 में क्या आते हैं? ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर आती है। आर्टिकल 280 में क्या आता है? आप लोगों का फाइनेंस कमीशन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 3 to 4 में क्या आता है? इलेक्शन कमीशन। 343 में हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। और आर्टिकल 352 में हमारी नेशनल इमरजेंसी आती है। आर्टिकल 350C में इम्पोजमेंट ऑफ प्रेसिडेंट रूल आता है, जो आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। आर्टिकल 356। आर्टिकल 360 में आप लोगों की फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। आर्टिकल 368 में क्या आता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं वो आर्टिकल 368 के अंडर में किए जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो ये प्रोसीजर है ये हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। आर्टिकल 370 क्या है? इज रिलेटेड टू द जम्मू कश्मीर। उसके बाद कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट होते हैं और किस पार्ट में क्या क्या चीज़ मेंशन है। पार्ट 1 में हमारा क्या आता है? यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में आता है। पार्ट 2 में हमारा सिटीजनशिप के बारे में आता है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में आते हैं आप लोगों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। पार्ट 4A में आती है आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई थी। पार्ट 5 में आते हैं आप लोगों के यूनियन। पार्ट 6 में आती है आप लोगों की स्टेट गवर्नमेंट। और पार्ट 7 आप लोगों का अबोलिश कर दिया गया था। पार्ट 8 में आती है आप लोगों की यूनियन टेरिटरीज। कितनी है? 8 है। तो 8 पार्ट में 8 ही यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया जाता है। पार्ट 9 आप लोगों से पूछा जाता है किससे रिलेटेड है? तो आप लोगों का पंचायत से है। और पार्ट 9 का A आप लोगों का म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड है। पार्ट 10 आप लोगों का शेड्यूल कास्ट से। पार्ट 11 में आप लोगों का सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन है। पार्ट 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है। पार्ट 12 में आप लोगों का आता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स।
पार्ट 13 में आप लोगों का ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात होती है। पार्ट 14 में आप लोगों की जो सर्विस होती है अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात होती है। पार्ट 14A में आप लोगों के क्या आते हैं, ट्राइब्यूनल्स आते हैं, और ट्राइब्यूनल को कब जोड़ा गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ही आप लोगों के ट्राइब्यूनल्स को हमारे संविधान में पार्ट 14A में जोड़ा गया था। पार्ट 15 में आप लोग के इलेक्शन आते हैं। पार्ट आप लोग का 16 में आप लोग के स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द SC/ST आता है। पार्ट 17 में आप लोग की ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। पार्ट 18 में आप लोग की इमरजेंसी आती है। पार्ट 20 में आप लोगों का अमेंडमेंट आता है। और पार्ट 21 और पार्ट 22 आप लोग को याद रखने के टोटल कितने पार्ट है, पार्ट 22 पार्ट है किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द कैपिटल ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। तो पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल आप लोगों से पूछी गई तो कांचीपुरम हुआ करती थी। हु इज द विनर ऑफ द प्रो कबड्डी लीग। तो प्रो कबड्डी लीग 2023 के विनर कौन है, तो यह है दिल्ली दबंग, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद आप लोगों से पूछा था शॉर्टकट की ऑफ द प्रीव्यू बिफोर द प्रिंट। प्रिंट लेने से पहले जो भी आप लोगों को प्रिंट करना है उसको एक बार प्रीव्यू करते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की पूछा है तो Ctrl+F2 होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो होती है आप लोगों की Ctrl+P। हु इज़ द सितार प्लेयर। तो पंडित रविशंकर जो थे क्या थे, एक सितार प्लेयर थे। नेक्स्ट आता है विच टेनिस प्लेयर रिसेंटली रिटायर्ड। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि कौन से टेनिस प्लेयर ने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट को अनाउंस किया, तो कौन है, रोजर फेडरर, जो स्विट्जरलैंड के थे। किसके, स्विट्जरलैंड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन विच 5 ईयर प्लान। तो ये किस 5 ईयर प्लान में एस्टेब्लिश किया गया था, तो सेकंड में किया गया था। अब आप लोगों को 5 ईयर प्लान के आप लोगों को टाइम पीरियड पता होना चाहिए। जो पहला आप लोगों का स्टार्ट होता है वो 1951 से लेकर के 1956 तक था, जो फर्स्ट वाला, और इसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी थी। उसके बाद 56 से लेकर के 1956 से लेकर के 61 के बीच में आप लोगों का सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसमें हमने इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी थी। फिर 61 से लेकर के 66 के बीच आप लोगों का थर्ड 5 ईयर प्लान था। तो ये आप लोगों को टेन्योर भी याद रखने हैं कि कौन से 5 ईयर प्लान का क्या टेन्योर था। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच रिवर फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सी रिवर फ्लो होती है, अगर गंगा ऑप्शन में तो गंगा, पद्मा था पद्मा, या हुगली होगा या ब्रह्मपुत्र होगा, ये सारी की सारी आप लोगों की किसमें, बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती हैं। कावेरी भी अगर ऑप्शन में हो तो कावेरी भी आप लोगों का, कावेरी गोदावरी ये सारी कहाँ जाती हैं, ये आप लोगों के बे ऑफ बंगाल में ही फ्लो होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम राजस्थान। तो राजस्थान से कौन कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो चंबल रिवर का ओरिजिन भी कहाँ पर, राजस्थान में है, और लूनी रिवर का भी ओरिजिन कहाँ पर पड़ता है, ये राजस्थान में आता है। हु लीड द बैटल ऑफ प्लासी फ्रॉम कंपनी साइड इन 1957। जो आप लोगों की बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, 1757 में आप लोगों की बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। तो वही आप लोगों से पूछा है कि बैटल ऑफ प्लासी को किसने लीड किया था फ्रॉम द कंपनी साइड। तो किसने लीड किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया था, पूछा जाता है। और रूलर कौन था, तो सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला था, ये भी याद रख लेना, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला था। और कंपनी की साइड से कौन था, क्लाइव था। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है जो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसमें कंपनी की साइड से किसने लीड किया था, तो उसमें क्या था, मुनरो ने। किसने, मुनरो। ये भी आप लोग याद रखना, मुनरो था। और इंडिया की तरफ से तो काशिम था, जो रूलर था वो काशिम था, अवध के नवाब थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया में फादर किसको बोला जाता है, तो डॉक्टर होमी जागीर बाबा को बोला जाता है फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। होमी जागीर बाबा इज नोन एज द फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम, कर चुके हैं डिस्कस। ही वॉज एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स हु फाउंडेड द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जो आप लोग का बार्क है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में, उसके फाउंडर भी कौन थे, यही थे जागीर बाबा जी थे। इन्हीं के नाम पर उनका नाम भी पड़ा हुआ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एक इंस्टीट्यूट आप लोगों का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में है। इसके फाउंडर भी कौन थे, तो होमी जागीर बाबा जी ही इसके फाउंडर भी थे। अगर बात करें करंट में जो बार्क के हेड है वो कौन है, अजीत कुमार मोहंती। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि करंट में बार्क के हेड कौन है। उसके बाद कुछ और फादर्स देख लेते हैं। विक्रम साराभाई जो होते हैं ये किस लिए जाते हैं, तो फादर ऑफ द स्पेस प्रोग्राम किसको बोला जाता है, विक्रम साराभाई को बोला जाता है। सीवी रमन किस लिए जाने जाते हैं, तो रमन इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं। और होमी जागीर बाबा हम लोग देख चुके हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे इनको क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये भी आप लोगों को याद रखने, एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। टोटल एरिया ऑफ द अंडमान निकोबार का टोटल एरिया पूछा गया तो होता 8249 यानी 8250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया होता है किसका, अंडमान निकोबार का। उसी तरीके से अपकमिंग शिफ्ट में आप लोगों से लक्षद्वीप का एरिया भी पूछा जा सकता है, तो ये होता है 32 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु रोट द मानसरोवर बुक। तो ये जो मानसरोवर बुक है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी मानसरोवर बुक। नेक्स्ट आता है
ई बाल निदान विच वाज रिवैम्प रिसेंटली, इट इज़ द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो ये ई निदान पोर्टल है, ये किसका पोर्टल है, किसने डेवलप किया है, तो इसको डेवलप किया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, NPCR, मोस्ट इंपोर्टेंट ई निदान पोर्टल। उसके बाद आता है विच मेमोरी कैन नॉट बी इरेज, तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको इरेज नहीं किया जाता, तो ये तो रीड ओनली मेमोरी विच कांट बी इरेज, या इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ द कमांडर इन चीफ फ्रॉम द मराठा साइड इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जो आप लोगों की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, कब हुई थी, ये 1761 में हुई थी। तो आप लोगों से पूछा है तो मराठों की साइड से कमांडर इन चीफ कौन थे, तो सदाशिव भाऊ थे। कौन थे, सदाशिव भाऊ। वाट इज इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, तो उसमें क्या चीज़ मेंशन है, तो दिस शेड्यूल डील विद द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। इसमें 3 लिस्ट के बारे में बात की गई है। कौन कौन सी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, विनर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। तो जो आप लोग का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 है उसका विनर पूछा गया, तो ये कौन थे, नोवाक जोकोविच थे। ये 2023 के थे, किसके, 2023 वाले। तो ये 2023 वाला ही आप लोगों से पूछा गया था। अब मैं आप लोगों को सारे विनर बता देता हूँ कि 2023 में कौन विनर है। तो हम लोग सारे विनर देख लेते हैं। जो भी मेजर ग्रैंड स्लैम हुए, तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 2023 में एक कंप्लीट हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो इसका जो विनर है नोवाक जोकोविच थे। 2022 वाले देख लेते हैं, मैं आप लोगों ने सारे एक साथ रिवाइज करवाऊंगा। तो 2023 में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फीमेल विनर कौन थी, तो आर्यन सबलंका। तो ये भी याद रख लेना, आर्यन सबलंका फीमेल में थी और मेल में कौन थे, नोवाक जोकोविच थे। अब हम लोग सारे ग्रैंड स्लैम जो हैं वो सारे के सारे रिवाइज कर लेते हैं 2022 के। तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला और लास्ट वाला आप लोगों का किस पर खेले जाते हैं, तो ये आप लोगों के ग्रास कोर्ट पर। ये आप लोगों का पहला और लास्ट वाला आप लोगों के हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ये आप लोगों का फ्रेंच आप लोगों का क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और विमेंडल जो आप लोगों का ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन एंड US ओपन आप लोगों के हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन आप लोगों का क्ले कोर्ट यानी मिट्टी वाले कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरो भी बोलते हैं, और फ्रेंच ओपन तो आप लोगों को पता ही है। और विंबलडन जो होता है ये आप लोगों का ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इनमें से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, तो आप लोगों का विंबलडन होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इनमें सबसे लेटेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, तो आप लोगों का ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। यहाँ पर मेंशन है कौन सा किस सरफेस पर खेला जाता है। उसके बाद आता है कि इनके विनर देख लेते हैं। तो मैन सिंगल के कौन है, राफेल नडाल है। ये आप लोगों का 2022 वाले मैन राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन किसने जीता, राफेल नडाल ने। और विंबलडन किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता। और US ओपन आप लोगों का कार्लोस अल्काराज ने जीता। ये आप लोगों का पहली शिफ्ट में पूछा गया है। इसका आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिए, किसी न किसी शिफ्ट में आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन में किसने जीता, तो एशले बार्टी। फ्रेंच ओपन किसने जीता था, ईगा स्वियातेक ने जीता था। और आप लोगों का एलेना राबाकिना ने जीता था आप लोगों का विंबलडन। और ईगा स्वियातेक ने जीता था आप लोगों का 2022 का US ओपन। तो इसका आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं आप लोगों के लिए सब चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा ये। चलिए अब देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है द लेंथ ऑफ द इंडिया कोस्ट लाइन। जो इंडिया की जो मेन लैंड कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ पूछी तो कितनी होती है, ये 6100 किलोमीटर होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और जो चीता हमने नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए हैं वो कहाँ पर छोड़े हमने, किसमें, कूनो नेशनल पार्क जो आप लोगों का MP मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट पूछा गया था व्हाट इज द कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि सर 25 क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। तो आप लोग के 3 क्वेश्चन रहते हैं जो मुझे नहीं मिले। 3 क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा सर 3 क्वेश्चन ये पूछे गए थे। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को एरर लगता है तो आप लोग बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में एरर है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर अपकमिंग शिफ्ट की एनालिसिस भी इसी तरीके से की जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों को कोई पर्टिकुलर क्लास चाहिए किसी भी टॉपिक पर, वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और इसकी PDF चाहते हैं तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शाम को कंप्लीट जितने भी शिफ्ट होंगे उनके एनालिसिस भी मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। थैंक यू।